गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक गुप्ता फिर से ऐलान जंग के सीरीज में हाजिर हूँ लेकर आपका नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट टॉप 20 होने वाला है। ये आज का स्पेशल है, खास है। आप हमारे साथ इस चैनल को हमेशा व्यूज बढ़ाते रहिए, देखते रहिए और अपना जीएस को मजबूत करने में, अपना एग्जाम निकालने में कारगर साबित होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए कोट है कि हैप्पीनेस इज नॉट बाय चांस बट बाय चॉइस। यानी कि अगर आप अपना खुशी चाहते हैं तो ये सिर्फ चांस से या लक से नहीं मिलेगा। अपना खुशी, आपका खुशी क्या होगा? आपका खुशी, आपका एग्जाम निकलेगा तो आपको खुशी मिलेगा। ये आपका लक से नहीं, चांस से नहीं, आपका चॉइस से होगा। आप चाहेंगे तभी होगा, यानी कि आपका जो मेहनत होगा इसी से आपको खुशी मिलेगी, वरना ऐसे खुशी प्राप्त बिना चांस और बिना लक का आपको खुशी नहीं मिलता। ठीक है, ये हमारा कोचिंग है। आप यहाँ पे नए बैच हमेशा बन रहे हैं अभी, और नए बैच अभी एसएससी का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है। आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं और ये 40 से 45 दिनों में आपका संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? यानी पुष्कर मेला, पुष्कर मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला देखेंगे, आपका ये जो पुष्कर मेला है ये आपका राजस्थान में आयोजित किया, राजस्थान के अजमेर शहर में। अजमेर से 11 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है पुष्कर नाम से। पुष्कर नाम से शहर आपका अजमेर शहर में पड़ता है और यहाँ पे एक फेमस झील भी है, एक फेमस झील है। इसी झील में पुष्कर मेला लगाया है, इसी झील के किनारे पुष्कर मेला लगता है। और यहाँ पे विश्व का एकमात्र, क्या है, विश्व का एकमात्र हिंदू टेम्पल है। किस भगवान के लिए? एकमात्र हिंदू मंदिर जो समर्पित है आपका ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा जी के लिए विश्व का हिंदू मंदिर है। ब्रह्मा विष्णु जो महेश पड़े हैं उसमें विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का हिंदू मंदिर आपका पुष्कर में मिलेगा, जो हर साल यहाँ पे मेला लगता है। कब लगता है? प्रत्येक वर्ष। प्रत्येक वर्ष कब लगता है? प्रत्येक वर्ष ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा में। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा में प्रत्येक वर्ष आपका पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है अजमेर में। ठीक है, उज्जैन, उज्जैन कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे कुंभ का आयोजन होता है। जयपुर, जयपुर ये राजस्थान की कैपिटल है। और प्रयागराज आपका पता है इसको, जिसे कि हम इलाहाबाद कहते हैं, और इलाहाबाद आपका यूपी में एक बहुत बड़ा खूबसूरत शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देवप्रयाग में भगीरथ से मिलती है, भगीरथ से मिलती है तो कौन सी मिलती है? तो भगीरथ से मिलकर अलकनंदा मिलती है। भगीरथ प्लस अलकनंदा जब मिलती है, भगीरथ प्लस अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है, तो ये क्या बनती है? ये तब बनती है जाके गंगा। तो गंगा का निर्माण सिर्फ डायरेक्ट गंगा का निर्माण नहीं होता, गंगा का दो मुख्य रूप से नदियों के दौरान गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये देवप्रयाग, देवप्रयाग को कहा जाता है प्रयागों का देवता। यानी जितना भी प्रयाग है, आपको टोटल 6 प्रयाग यहाँ बताया जाता है, 6 प्रयाग है, उस 6 प्रयागों का देवता है उसको देवप्रयाग कहते हैं। और उसका प्रयागों का जो राजा है उसको प्रयागराज कहते हैं। जो अभी पिछला क्वेश्चन बताया प्रयागराज कौन था? आपका इलाहाबाद। जैसे इसमें देख सकते हैं प्रयागराज में आप देख सकते हैं देवोक प्रयाग, जिसके पे जो भागीरथी नदी है इसका उद्गम होता है गंगोत्री से। ठीक है, और केदारनाथ से उद्गम होता है मंदाकिनी नदी का। बद्रीनाथ से उद्गम होता है आपका, बद्रीनाथ के पास में एक ग्लेशियर है, सातोपात ग्लेशियर, सातोपात ग्लेशियर, सातोपात ग्लेशियर से आपका ग्लेशियर से आपका उद्गम होता है अलकनंदा नदी का। ये जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है ये अलकनंदा नदी है। और अलकनंदा नदी से आके मिलती है एक विष्णु धौली गंगा, जहां पे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। तो पहला प्रयाग कौन सा होगा? पहला प्रयाग हो जाएगा विष्णु प्रयाग। फिर ये विष्णु प्रयाग के बाद में जब अलकनंदा धौली गंगा से मिलने के बाद फिर आगे बढ़ती है तो आपका नंद प्रयाग में, आपका नंद प्रयाग नामक जगह पे नंदाकिनी नदी मिलती है। नंदाकिनी नदी मिलती है, वहां पे नंद प्रयाग बनाया गया, ये आपका दूसरा प्रयाग होगा। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है और पिंडार नामक नदी से मिलती है। पिंडार नामक नदी से मिलती है, उस जहां पे मिलती है उसको पॉइंट को क्या कहा जाता है? उस पॉइंट को कहा जाता है कर्ण प्रयाग। ये तीसरा प्रयाग हो गया। और फिर आगे बढ़ते हुए जहां जाती है और वहां पे मिलती है एक मंदाकिनी नदी से, मंदाकिनी नदी से मिलती है और मंदाकिनी नदी से मिलकर ये बनाती है रुद्रप्रयाग। तो ये कौन सा रुद्रप्रयाग हो गया? ये चौथा प्रयाग हो गया। और यही चारों प्रयागों का जो देवता है आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग कहां पे है? देवप्रयाग किसको कहा जाता है? देवप्रयाग हरिद्वार को देवप्रयाग कहा जाता है, हरिद्वार को देवप्रयाग कहा जाता है। और यही यमुनोत्री से निकलते यमुना और आगे जाकर गंगा और यमुना मिलती है। गंगा यमुना जहां मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रयागराज, प्रयागराज। यानी सभी प्रयागों का राजा प्रयागराज, जो छठा नंबर पे है। देवप्रयाग हो गया 5वां नंबर में। तो देख सकते हैं कि टोटल कितने प्रयाग है?
भारत में टोटल प्रयाग है 6 प्रयाग है, ठीक है। 6 प्रयागों सबसे जो राजा होता है प्रयागों का, उसको 6 प्रयागराज कहते हैं। और ये आज के वर्तमान में कौन सा सिटी है, यह है इलाहाबाद, इलाहाबाद सिटी। और उसी का तरह से प्रयागों का जो देवता है उसको हरिद्वार का कहते हैं, जहां पे गंगा नदी का रियल में उद्गम होता है। यहीं से ये गंगा नदी का उद्गम होता है, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? देखिए अर्थशास्त्र बहुत फेमस बुक है, ठीक है। अर्थशास्त्र कहने को अर्थशास्त्र है उसका, लेकिन ये जो बुक है ये है राजनीति शास्त्र के लिए, राजनीति शास्त्र के लिए बुक है कि राजा लोगों को कैसा कर्तव्य होना चाहिए, कैसा राज बनना चाहिए, किस राज्य से किस तरह से संबंध रखना चाहिए, दोस्त का दोस्त कौन सा होता है, दोस्त का पड़ोसी राज्य किस तरह से व्यवहार होना चाहिए, यानी राजपाट के लिए राजा का क्या कार्य होना चाहिए, उस सभी के बारे में डिटेल लिखने वाला जो बुक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। और इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है चाणक्य ने, चाणक्य, ठीक है ना। अब चाणक्य ऑप्शन में नहीं दिख रहा आपको, तो चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य का दूसरा नाम है कौटिल्य, और इनका एक और नाम है विष्णुगुप्ता, विष्णुगुप्त या विष्णुगुप्ता इनका नाम है। ये चाणक्य जान रहे हैं आप लोग, मौर्य काल में सबसे फेमस हुए थे। मौर्य काल का सबसे फेमस कोई पर्सनालिटी है, चंद्रगुप्त मौर्य से भी ज्यादा फेमस तो है चाणक्य। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और साथ साथ उनके गुरु थे, ठीक है। कौटिल्य। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज आपका ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आने वाला विदेशी यात्री था, विदेशी यात्री जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे, विदेशी था। और इनका जो फेमस बुक है, ये फेमस बुक कौन सा है? इंडिका, ठीक है। इंडिका इनका फेमस बुक है जो मौर्य काल के इतिहास के बारे में भी बताता है। उसी तरह से विशाखदत्त, विशाखदत्त कौन है? ये इनका भी बहुत फेमस बुक है, आप जान रहे होंगे, मुद्रा राक्षस करके, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस ये इनका फेमस बुक है। इनके ये मुद्रा राक्षस के द्वारा हमें चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य के बारे में और तुम्हारा मौर्य व साम्राज्य के बारे में पता चलता है। और इन्हीं का एक और बुक है देवी चंद्रगुप्तम के नाम से, देवी चंद्रगुप्तम, गुप्तम के नाम से, ठीक है। तो ये ऐसा देख सकते हैं कि विशाखदत्त का फेमस बुक मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। देखिए बुक और राइटर से क्वेश्चन हमेशा रहता है, ठीक है। तो बुक राइटर आप जितना से जितना कोशिश करेंगे, एंशिएंट काल का, मेडिवल काल का, मॉडर्न काल का, जितना बुक राइटर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये सब फेमस बुक होंगे। अर्थशास्त्र तुम्हारा किसका हो गया? चाणक्य का बुक हो गया, मेगास्थनीज का बुक हो गया, इंडिका हो गया, विशाखदत्त का बुक हो जाता है, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, इस टाइप का। तो इस तरह बहुत ज्यादा बुक का आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यहां बोला है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये आपका मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और कौन सा मौलिक अधिकार है? तो यह स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार कौन सा आर्टिकल में आता है आप बताइए? स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार भारत के संविधान में 19 से लेकर 22 तक है, ठीक है। तो 22 में आपका ये गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए जैसे आपको पुलिस अचानक रात में उठा लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, तो गिरफ्तार करने के बाद में भी आपको संरक्षण दिया जाएगा, प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो गिरफ्तार करने के बाद में इसमें यह संरक्षण, ये प्रावधान है कि आपको अगर गिरफ्तारी किया जाता है तो आपको बताया जाएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया, ठीक है। पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान इसमें है कि आपको 24 घंटा के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। और तीसरा प्रावधान यह है कि आप अपने मनचाहा अपने तरफ से वकील कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको प्रावधान दिया जाता है और ये स्वतंत्रता अधिकार है, ये हमारा अधिकार है कि जब बिना कोई मतलब का हमें बंदी नहीं रख सकता है, हमें उसके लिए कानून दिया गया, बनाया गया। अनुच्छेद 35 क्या है? अनुच्छेद 35 है विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान, प्रावधान, विशेष प्रावधान। जैसे देखिए आर्टिकल 35A, इसमें ए में किसका प्रावधान था? ये जम्मू कश्मीर का प्रावधान था। लेकिन जो बाद में 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल राइट्स खत्म किया गया, यही स्पेशल राइट्स जो था, विशेष प्रावधान था, स्पेशल राइट्स, इसी को खत्म किया गया था, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 47, ये आपका नीति निदेशक तत्व है, डीपीएसपी है, नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसमें क्या बताया गया? इसमें स्वास्थ्य सुधारों की बात किया गया कि हम लोग किसी को भी राज्य का स्वास्थ्य सुधार की बात किया गया, इसमें स्वास्थ्य सुधारों की बात किया गया, यानी राज्य को ये आपका कल्याण करने के लिए, राज्य को कल्याण करने के लिए लोगों को स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना चाहिए, इसमें बताया गया। अनुच्छेद 10 क्या है? अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन तो नहीं आ गया, 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं, तो अतिरिक्त मजदूर किस तरह के बेरोजगारी से पीड़ित? अच्छा, बेरोजगारी से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। हमें लगा मैथ का क्वेश्चन तो नहीं आ गया, ठीक है। ये आपका बोल रहा है, जैसे मान लीजिए कहीं कोई खेत में देखे होंगे, खेत में आपका छोटा सा खेत है, वहां पे 2 मजदूर के द्वारा खेत को काम किया सकता है, लेकिन वहां पे 4 मजदूर जबरदस्ती लगे हैं, तो भी क्या है? बेरोजगार, यानी 2 मजदूर बेरोजगार है।
दो मजदूर क्या कर रहे हैं, जो बाकी दो मजदूर को उन लोग को पेंशन काट रहे हैं, सैलरी काट रहे हैं। तो इस तरह के बेरोजगारी को हम लोग कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी इस तरह को बेरोजगारी कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, या इसका दूसरा नाम है छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, छुपी हुई बेरोजगारी। आप लोग बेरोजगारी पढ़ेंगे। बेरोजगारी ऐसा टर्म है जिसको रोजगार ना मिलना को बेरोजगार कहते हैं, जिसके पास रोजगार नहीं है। बेरोजगारी चार तरह का होता है, चार तरह का होता है। तो चार तरह में पहला हो गया चक्रीय बेरोजगारी, दूसरा हो गया प्रच्छन्न बेरोजगारी, तीसरा हो गया संरचनात्मक बेरोजगारी, और चौथा हो गया संघर्ष जनित बेरोजगारी, या इसको घर्षणात्मक बेरोजगारी भी कहते हैं। पहला चक्रीय बेरोजगारी में क्या होता है, इसे व्यापार में उतार चढ़ाव के कारण, यानी कोई किसी का कंपनी में काम कर रहा है, अचानक से पता चला वो कंपनी डूब गया या मार्केट घाटा हो गया, तो उस कंपनी को श्रमिकों को छोड़ना पड़ जाएगा। उसी में व्यापार में उतार चढ़ाव के कारण जो आपका व्यापार बेरोजगार हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी, उतार चढ़ाव के कारण। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो बता दिए छिपी हुई बेरोजगारी, यानी कि एक जगह पे क्षमता से अधिक कार्य कर रहे हैं लोग, वहां पे जरूरत भी नहीं है तो भी कार्य कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी और संघर्ष जनित बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी, मान लीजिए आप बीटेक है और आपको रिक्शा चलाने का काम मिल रहा है, तो ये आप बेरोजगारी है या नहीं है? बेरोजगारी, लेकिन आप चला रहे हैं लोग, बात अलग है, लेकिन वो बेरोजगारी है। ठीक है, यानी कि कौशल के अनुरूप कार्य ना मिलना, कौशल के अनुरूप कार्य ना मिलना। ये आपका किस तरह का बेरोजगारी है? संरचनात्मक। और संघर्ष जनित बेरोजगारी क्या है? संघर्ष जनित बेरोजगारी आपका ये है कि आपका जो संघर्ष जनित बेरोजगारी में आपका जो मौसमी बेरोजगारी टाइप से होता है, इसमें मौसमी बेरोजगारी छुपा होता है, यानी कि किसी विशेष मौसम में और किसी विशेष जगह पे आपको बेरोजगार होना पड़ रहा है, यानी साल भर काम कर रहे हैं, किसी विशेष में बेरोजगार है, उसको संघर्ष जनित बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, देखिए पंचवर्षीय योजना से हमेशा क्वेश्चन में जाता है, और इससे क्वेश्चन ये रहता है कि ये इसका काल क्या रहता है। सबसे पहला रहता है इसका काल क्या रहता है, इसका फिर उद्देश्य क्या रहता है, और तीसरा रहता है इसका आपका मॉडल क्या है। ठीक है, जनरली मॉडल आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा से ही पूछा जाता है, बाकी में तो मॉडल का पता नहीं चलता है। तो इसका जो काल था 5वीं पंचवर्षीय योजना का, इसका काल था 1974 से 1978। ठीक है, आप बताइए कि 5वीं पंचवर्षीय, 5 वर्षीय योजना है, लेकिन यहाँ पे 4 साल लिखे हैं, 74 78 4 साल, 5वां साल क्या हो गया? तो 74 में 78 में क्या होता है कि सरकार का नया सरकार बदल जाता है, सरकार गिर जाती है कांग्रेस पार्टी की, और उसके जगह पे जनता दल का सरकार आता है, और जनता दल सरकार उसे पंचवर्षीय उपयोजना को रोक देती है और उसे 1 साल पहले ही खत्म करके एक नया रोलिंग प्लान चलाती है, जिसकी वजह से जो पंचवर्षीय योजना का 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल रह जाता है वो आपका 4 साल का रह जाता है। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य था, इसका गरीबी उन्मूलन उद्देश्य था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, इसका आंसर हो गया गरीबी उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं के द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र, देखिए आपको हमेशा जितना अगर आप टॉपिक देखे होंगे, आज ये हमारा 8वां 7वां या 8वां है ना, आज 8वां सीरीज चल रहा है। आप देखे होंगे हर सीरीज में एक आपको डांस का क्वेश्चन, लोक नृत्य का या लोक नाटक का क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है। तो ये आप गांठ बांध लीजिए कि आपको एक लोक नृत्य का आपका क्वेश्चन हमेशा रहेगा, एक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन हमेशा रहेगा। इसलिए जितना जितना क्वेश्चन रिवीजन कीजिएगा, आपको मतलब डेली क्वेश्चन अगर 40-45 वीडियो आएगा तो 40-45 का आपका लोक नृत्य आपका सारा कंप्लीट यहीं पर हो जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत भी ना पड़ेगी। यहाँ लोक नृत्य मालवा में, तो मालवा में जनरली लोक नृत्य यहाँ पे है, वो है मटकी नृत्य, यानी कि यहाँ के जो महिलाएं हैं, जो बंजारा जनजाति द्वारा होता है, जनजातियों द्वारा वहां पे मटका सर पे रख के, महिलाओं द्वारा सर पे मटका रख के और डांस किया जाता है, उसी को बोलते हैं मटकी नृत्य। उसी तरह से डांडिया नृत्य कहाँ का? ये फेमस डांडिया है जो दुर्गा पूजा के टाइम में मनाया जाता है, गरबा में डांडिया, वही डांडिया, ये गुजरात में मनाया जाने वाला फेस्टिवल भी है, और साथ में लोक नृत्य। उसी तरह से 2 लोक नृत्य है, थिएटम और पडियानी, ये दोनों मनाया जाता है केरल में। ठीक है, उसी तरह से आप दे सकते हैं कि डेली का आपको एक क्वेश्चन में 4 डांस क्लियर हो रहा है। तो मान लीजिए अगर 45 सीरीज हमको, अगर 45 वीडियो देखेंगे तो 4 यानी कि कितना हो गया, 4 × 16 180 क्वेश्चन, 180 डांस आपका फॉर्म यहां से याद हो जाएगा कि नहीं याद हो जाएगा, बताइए। तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप हमेशा रेगुलर वीडियो फॉलो कीजिए। आपको अलग से जो टॉपिक है, जो हॉट टॉपिक्स इसको बोला जाता है, ये सब हॉट टॉपिक्स है, ये सब स्टैटिक वाला पार्ट है, ये सबको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं पे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी काय जैसे क्या होते हैं। देखिए मान लीजिए कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका के अंदर एक होता है न्यूक्लियस, यानी इसको बोलते हैं नाभिक। ठीक है, और ये चारों तरफ क्या होता है,
चारों तरफ पाया जाता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यानी जो कोशिका को संपोषित करता है, लिक्विड होता है, उसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और ये कोशिका द्रव्य में जो बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे यहाँ पे राइबोसोम हो गया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से हो गया, यहाँ पे गोल्जी काय हो गया, ठीक है, जिसको रसधानियां भी बोलते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब कोशिका के अंग है, यानी कहने का क्या हो गया, कोशिकांग हो गया। ये कोई अलग से अंग नहीं है, ना ही ये कोई कोष है और ना ही ये उत्तक है। कोशिका हो, सारा कोशिका मिलके उत्तक का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग होते हैं। राइबोसोम का क्या काम है, जनरली ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का ये संश्लेषण करता है। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया आप जान रहे हैं, जिसको ऊर्जा हाउस बोलते हैं, ये ऊर्जा को बनाए रखता है, जिसको ऊर्जा हाउस बोला जाता है। ठीक है, उसी तरह से आपका गोल्जी क्या करता है, भोजन का संवहन करता है, भोजन या प्रोटीन का संवहन करता है, प्रोटीन का संवहन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कोशिकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गौतम बुद्ध के भक्तों के द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के में कौन से माह में मनाई जाती है? तो गौतम बुद्ध क्या थे, बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म कहां पे हुआ था? इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी में जन्म हुआ था इनका। लुम्बिनी कहां पे है? आपका लुम्बिनी आज के टाइम पे नेपाल में है। और ये लुम्बिनी में जन्म हुआ था। तो जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था बैसाख पूर्णिमा में, बैसाख पूर्णिमा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और जन्म के साथ 35 वर्ष की आयु में, कब? 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 35 वर्ष की आयु में। और ये भी कब हुआ था? ये भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ठीक है, और ये आपका, और इनका जो निर्वाण हुआ था, जो इनका मृत्यु हुआ था, निर्वाण हुआ था, यह भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो इनका जन्म, इनकी ज्ञान प्राप्ति और इनका मृत्यु तीनों एक साथ होता है, तीनों एक ही दिन होता है, और है वो बैसाख पूर्णिमा। और बैसाख पूर्णिमा यानी ऑप्शन हो गया इसका ग, बैसाख पूर्णिमा। ये हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना होता है, चैत बैसाख। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक होती है, उसकी, और जिसमें एक स्थापना की गई। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। ठीक है, तो बोल रहा है कि 1928 में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष के द्वारा कौन सा संस्था का निर्माण किया गया? क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ग ऑप्शन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इसका आंसर हो जाएगा। और ये आपका कब हुआ था? 1928 में दिया हुआ है। और ये किससे बना था? पहले क्या था? 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बना था। इसमें सोशलिस्ट नहीं था। ठीक है, बाद में इसको अलग से रिफॉर्म करके समाजवादी बनाया गया, और समाजवादी बना के इसका नाम चेंज किया गया सोशलिस्ट रिपब्लिक। जब ये बना था 1924 में, तब इसको बनाने वाले में आपका चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे। ठीक है, उसी तरह से कुबई नागा जो एसोसिएशन है, ये मणिपुर में बना था, 1925 में। उसी तरह से ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये क्या है? ये आपका BR अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया है, BR अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? 1930 में। ये किस लिए काम करता था? ये दलितों के लिए था, दलितों को हक दिलाने के लिए बनाया गया था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। ये कहां पे बनाया गया था? ये बनाया गया था नागपुर में। ठीक है, नागपुर में बनाया गया था। और अगला है मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये बनाए थे EV रामास्वामी द्वारा, EV रामास्वामी द्वारा बनाया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन मद्रास में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन में आपका कितना ज्यादा आपकी इंफॉर्मेशन दिया गया, चारों के बारे में बताया गया, साथ में उसका डिटेल बताया गया। यहां से अगर चाहे तो यहां से आप 8 से 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप समझिए, एक क्वेश्चन में अगर आपसे 8 से 10 क्वेश्चन हुआ, क्लियर हो रहा है, तो आपके लिए बेनिफिशियल कितना साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? संसद के संयुक्त सत्र। ठीक है, तो ये संसद के संयुक्त सत्र कब होता है? जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए, या लोकसभा में कोई बिल पारित हुआ और राज्यसभा में उसको पारित ना किया जा रहा है, या राज्यसभा में कोई बिल पारित हुआ या लोकसभा में पारित ना हो रहा है, लोकसभा राज्यसभा में क्लेश हो गया। अब उसका क्या सोल्यूशन है? तो उसका सोल्यूशन के लिए दोनों को एक साथ बैठाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट सेशन, या आपका
संयुक्त सत्र, ठीक है। ये भारत के कौन से आर्टिकल में, ये भारत के 108 में है, 108 आर्टिकल में है, अनुच्छेद 108 में दिया गया। अब इसका पढ़ते ऑप्शन कि अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में 3 मौकों पर हुई है, 3 मौकों पर। कब कब हुई है 3 मौकों पर, ये सही है, अब तक 3 बार हुई है। पहला हुआ था 1959 में फर्स्ट, दूसरा हुआ था 1978 में, तीसरा हुआ था 2002 में, ठीक है। ये आप तीनों डेट याद रखिए और आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि जो संयुक्त सत्र हुआ है 3 बार, कब कब हुआ है, या पूछ दिया जाएगा 4 ऑप्शन देके कि संयुक्त सत्र कौन सा काल में नहीं हुआ था। ये तीनों रहेगा, चौथा में कुछ और रहेगा, वही आंसर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है और ऐसा क्वेश्चन हमेशा से पूछा जा रहा है, तो इस सबको आप ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा, तीसरा, ये 3 सत्र हुआ था, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है, सही है। हमसे क्या पूछा है, सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता होता है। यहां पे से संयुक्त राष्ट्र सत्र की अध्यक्षता करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन क्यों गलत है कि ये राज्यसभा के सभापति नहीं करते, बल्कि कौन करते हैं, बल्कि करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त सत्र की बैठक की जाती है, ये आपको याद रखना है। उसी तरह से अगला पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकते हैं, सही है, बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया था, अभी यही बताएं, ठीक है। तो ये भी सही है, यानी कि इसका आपका दूसरा बी ऑप्शन गलत हो गया कि आपका राज्यसभा का सभापति आपका जो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, ये गलत है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे। लाल बाल पाल, ये आप नाम सुने होंगे, अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे कभी भी तो इसका नाम जरूर सुने होंगे, लाल बाल पाल। तो लाल से क्या था, लाल से था आपका लाला लाजपत राय, ठीक है। लाल से आपका लाला लाजपत राय था, बाल से क्या था और पाल से क्या था, बाल से था बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और पाल से क्या था, पाल से था बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। ये तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता था, लाल बाल पाल। लाल लाजपत राय कौन थे, जनरली ये आपका गरम दल, जैसे आप कांग्रेस में 2 हिस्सा था, शुरुआत में 2 हिस्सा हो गया था क्रांतिकारियों में, एक था गरम दल और एक था नरम दल। तो गरम दल के संस्थापक सदस्यों में थे, इन्हीं के साथ में आपका इन्हीं का जो चेला बोला जाता है, शिष्य बोला जाता है, वो भगत सिंह को बोला जाता है, ठीक है। उसी तरह चित्तरंजन दास, ये कौन थे, ये आपका स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे, स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे, कब किए थे, 1922 में, ठीक है। उसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री, ये हमारा प्रधानमंत्री है, सेकेंड पीएम है, सेकेंड पीएम, जवाहरलाल नेहरू के बाद बनाए गए थे, और जवाहरलाल नेहरू हमारा पहला पीएम, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, विषम का चयन करें। तो विषम बोल रहे हैं मतलब कि चारों में से अलग कौन है, तो चारों में से अलग कौन है, संकेत दिए से वस्त्र उद्योग। उसी तरह से विषम का चयन कीजिए, कपास उद्योग क्या है, ये आपका कृषि आधारित उद्योग है। कपास क्या है, कृषि आधारित। रेशम, ये भी क्या है, रेशम कीड़े यानी रेशम शहतूत पत्ते पे रेशम को उगाया जाता है, वो भी क्या होगा, कृषि आधारित उद्योग हो गया, देखना उसको। विद्युत उद्योग, विद्युत क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये क्या हो गया, ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, तो ये आपका अलग दिख रहा है चारों से, कपास, रेशम और ऊन, ये तीनों क्या हो गया, ये आपका ये भी कृषि आधारित उद्योग हो गया। ऊन यानी भेड़ पालन करना से, नहीं पशुओं का पालन करना, कृषि आधारित उद्योग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। मीठे पानी की झील यानी कि बोल रहा है कि मीठे पानी की झील नहीं है, यानी पूछने का मतलब खारा पानी का झील, खारा पानी का झील। तो खारा पानी का झील भारत में बताइए कौन है, खारा पानी का झील में भारत में सबसे बड़ा है चिल्का लेक, चिल्का लेक या चिल्का झील। ये कहां पे है, ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये कौन सा है, भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील, बड़ी झील, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है, तो देखिए झीलका लेक के बाद जो दूसरा बड़ा लेक है, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, वो है सांभर लेक, सांभर झील। सांभर झील ये कहां पे है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा सांभर झील। ये कहां पे है, ये उदयपुर में है, उदयपुर में। और उदयपुर को हम लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं झीलों का शहर, सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ लेक्स किसको कहा जाता है, उदयपुर का। और उदयपुर कहां पे है, ये आपका राजस्थान क्षेत्र में है, राजस्थान राज्य में है। उसी तरह से लोकटक झील, लोकताल है, ये तुम्हारा लोकटक है,
लोकटक झील ये आपका है, ये मणिपुर में इस झील में आपका विश्व का सबसे एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है, यानी कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क यहाँ पे है। उसी तरह से बड़ा पानी झील को हम लोग उमियम झील बोलते हैं। उमियम झील ये आपका कहाँ पे है? बड़ा पानी आपका मेघालय में। भीमताल, तालों का ताल भीमताल, और ये कहाँ पे है? ताल नगरी यानी कि नैनीताल में। नैनीताल कौन सा राज्य में? ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, इसका आंसर हो गया सांभर, जो भारत का दूसरा बड़ा खारा पानी का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव विकास सूचकांक 2023 के संदर्भ में भारत की रैंक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक ये क्या है? ये इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और या इसको बोला जाता है, इसका एक रिपोर्ट आता है, इंडेक्स आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये रिपोर्ट कैसे बनता है? ये रिपोर्ट को 3 पैमाना है बनाने पे, और इसमें 3 पैमाना पे पहला में होता है शिक्षा, दूसरा में होता है आपका पर कैपिटा इनकम, और तीसरा में होता है स्वास्थ्य। ये चीज को लिया जाता है और तब जाके इसे बनता है। स्वास्थ्य में आपका क्या होता है? जीवन प्रत्याशा। ठीक है, जीवन प्रत्याशा में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कौन एक एवरेज कितना साल जीता है उसको लिया जाता है। इस हिसाब से अगर हम लोग पूछेंगे तो महिलाओं का जो जीवन प्रत्याशा है एन एवरेज आज के टाइम पे वो है 71 ईयर, 71 साल, और जो पुरुषों का है वो 69 है, यानी 2 साल कम है पुरुषों का, महिलाएं ज्यादा जीती है। ठीक है, इसके तरह से 2023 को जो रैंकिंग हुआ था उसमें भारत का रैंक था 132। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, एसडीआर जारी कौन करता है? एसडीआर जारी ये करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप कमेंट करके बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया। देखिए, राजगिरी शुरुआत में जब कोई वंश स्थापित हुआ था मगध में, मगध साम्राज्य सबसे बड़ा वंश था, तो मगध में सबसे पहला वंश कौन था? हर्यक वंश। ठीक है, और हर्यक वंश का जो पहला शासक था वो था आपका बिंबिसार पहला शासक था। ठीक है, तो पहला शासक था और इसने कहां पर राजधानी स्थापित किया था? यह स्थापित किया था राजगिरी में, यानी राजगीर या गिरिब्रज, इसको गिरिब्रज भी कहते थे। ठीक है, यह पहला राजधानी स्थापित किया था यहाँ पे, और बिंबिसार के बाद इसका पुत्र हुआ था अजातशत्रु। ठीक है, तो इसका भी राजधानी वही था, और उसके बाद जो पुत्र हुआ था इसका उदयन। तो उदयन ने इसका राजधानी, मगध साम्राज्य की राजधानी को चेंज करके गिरिब्रज से कहां कर दिया था? तो पाटलिपुत्र कर दिया था, यानी पटना सिटी, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को बसाने वाला भी कौन था? ये था उदयन, यानी बिंबिसार और अजातशत्रु का जो वंशज था उदयन। ठीक है, हर्यक वंश का तीसरा वंश शासक। और उज्जैन कहां पे? ये उज्जैन आपका एमपी में है, कांचीपुरम तमिलनाडु में है, तक्षशिला आपका आज के वर्तमान समय में ये अफगानिस्तान क्षेत्रों में चला गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्रों में। ये बहुत बड़ा भारत का और विश्व का भी पहला इसको यूनिवर्सिटी माना जाता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत में पहली पूर्ण बालिका सैनिक विद्यालय कहां खोला गया? यानी कि फर्स्ट गर्ल्स आर्मी स्कूल। आप लोग देखे होंगे सब जगह, लगभग जनरली जितना जो जिला है, बड़े बड़े जिला, सब जगह आर्मी स्कूल होता है। हमारा रांची में भी आर्मी स्कूल है। तो पहला आर्मी स्कूल ऐसा जहां पे सिर्फ गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए बनाया गया, वो कहां बनाया? ये हमारा योगी सरकार के द्वारा बनाया गया, वृंदावन में पहला भारत का पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल खोला गया है। ठीक है, अभी वाराणसी में और अयोध्या में, ये क्या है? वाराणसी यूपी का है, एक बहुत बड़ा फेमस शहर है जिसको भारत का क्या कहते हैं? सांस्कृतिक राजधानी। यह है भारत का सांस्कृतिक राजधानी। ठीक है, सांस्कृतिक राजधानी है भारत का। ठीक है, अयोध्या ये भारत का राम नगरी जिसको कहा जाता है, अभी अयोध्या बहुत चर्चित में है। और लद्दाख एक नेशनल यूटी बनाया गया। किस देश में भारत के लक्षद्वीप को अलवणीकरण प्रोग्राम लॉन्च करने की बात कही गई है? अलवणीकरण प्रोग्राम क्या होता है? यानी कि जो समुद्र के जल को शुद्ध करना, समुद्र के जल को पीने योग्य बनाना। कहां पे बात किया जा रहा है? लक्षद्वीप में। देखिए, लक्षद्वीप जैसे क्या है? ये द्वीप है। द्वीप में क्या होता है? जनरली द्वीप का जो आइलैंड इलाके होते हैं उसमें सबसे बड़ा चीज होता है समस्या पीने का पानी का। जनरली वहां पीने के पानी का बहुत ज्यादा समस्या होता है, इसलिए वहां पे पीने का पानी बहुत कम मिलता है। इसलिए वहां पे जो एक ये प्रोग्राम है डिसैलिनेशन का, ये लगाने के बाद किया जा रहा है। जनरली बड़े बड़े कंट्रियों में ये सब बनाया जा रहा है। समुद्र के पानी को उसको उबाल करके फिल्टर करके पीने योग्य बनाया जाता है।
अभी हाल ही में तुम्हारा मालदीव वाला किस्सा जो हुआ है, आप लोग को पता है कि मालदीव वाला किस्सा क्या हुआ था। मालदीव के कुछ मिनिस्टर थे जो हमारे भारत के बारे में गलत गलत बात कर रहे थे। लक्षद्वीप के जब भारत का प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप के फोटो डाले थे तो उसमें आपका ये मालदीव को बुरा लग गया और मालदीव के बारे में कुछ कुछ कहना, मालदीव भारत के बारे में कुछ कहने लगे, जिससे इजराइल को भारत को इजराइल का एजेंट बताने लग गए। इसी के चलते इजराइल देश ने भारत को सपोर्ट किया और बोला कि इजराइल ने कि हमारा लक्षद्वीप में जो भारत का अभी हॉट टॉपिक्स बना हुआ है लक्षद्वीप, उसको हम सपोर्ट करेंगे और उसका बढ़ावा देंगे और साथ में उसमें हम डिसैलिनेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट करेंगे, अलवणीकरण जल का भी प्रोग्राम। ये करने वाला कौन है? हमारा पहला जो अभी साथ देने वाला समय दुख के घड़ी में आपका इजराइल है। और ये हुआ क्यों? ये मालदीव के वजह से हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में प्रजा पालन कार्यक्रम किस राज्य में शुरुआत किया गया? तो प्रजा पालन कार्यक्रम आपका तेलंगाना में शुरुआत किया गया। अभी तेलंगाना का हाल ही में चुनाव हुआ था। चुनाव में इसका जो सीएम बना था, सीएम कौन था? रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी, ये हाल ही का चुनाव है। तो आप लोग जो नया में अपॉइंटमेंट हुआ है सीएम सबका, नया जो चुनाव हुआ है उस सबको भी देखेंगे और सबको भी पढ़ना पड़ेगा आपको। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश का एक और सीएम पद आपको पता है। झारखंड का हेमंत सोरेन हो गया, बिहार का आपका नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश का फेमस योगी। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? यहां बोल रहे हैं आंतरिक। देखिए लास्ट में जो लास्ट नंबर क्वेश्चन 20 में हम अभी इस सीरीज में एक ऐड किया है कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा? सौर मंडल से रिलेटेड होगा। सौर मंडल से रिलेटेड होगा, यानी कि आपका सौर मंडल का जितना भी क्वेश्चन यहां बनता है आपको यहां पर गए, इस हिसाब से आपका सौर मंडल का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसका जब हम कोई दूसरा चैप्टर से हम क्वेश्चन डालेंगे, यानी एक क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से समझाया जाएगा और ये बताया जाएगा सौर मंडल में आंतरिक ग्रह। अब बताइए सौर मंडल में हमारे सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह हैं? टोटल अभी वर्तमान में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में क्या होता है कि शुरू के जो 4 ग्रह हैं, फर्स्ट 4 ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। आंतरिक। और दूसरा 4 ग्रह को, सेकेंड 4 ग्रह को क्या बोलते हैं? सेकेंड 4 ग्रह को बोलते हैं बाह्य ग्रह। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला शुरू के 4 ग्रह में कौन कौन से आ जाते हैं? शुरू के 4 ग्रह में आ जाएंगे। पहला शुरुआत करते हैं तो पहला ग्रह क्या है? बुध है। बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी और उसके बाद मंगल। ठीक है, ये 4 ग्रहों के बाद में, एक क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है 4 ग्रहों के बीच में, इसको बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट बोला जाता है। ठीक है, एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलता है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो क्षुद्र ग्रह की पेटी है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है, वो कहां पे पाई जाती है? तो वो आंतरिक ग्रह के और बाह्य ग्रह के बीच में पाया जाता है। और ये बीच में पाया जाता है, उसके बाद से और 4 ग्रह स्टार्ट होता है। तो जैसे जैसे ग्रह का दूर होते जाता है वैसे उसका साइज भी बढ़ते जाता है। मंगल के बाद में कौन आएगा? मंगल के बाद में आएगा बृहस्पति, फिर आएगा शनि, फिर आएगा आपका यूरेनस और लास्ट में आएगा नेपच्यून। ठीक है, ये लास्ट में आएगा। तो ये टोटल 8 ग्रह हो जाते हैं आपका, शुरू के 4 ग्रह और बाद के 4 ग्रह। तो शुरू के जो 4 ग्रह होते हैं इसको हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं और बाद के 4 ग्रह होते हैं इसको हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं। तो यहां से क्या हो गया ऑप्शन? यहां से आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी ये आंतरिक ग्रह हो गया और बृहस्पति आपका बाह्य ग्रह हो गया। तो यही पूछ रहा है कि आंतरिक ग्रह कौन नहीं है? तो बृहस्पति आपका आंतरिक ग्रह नहीं है। ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए और कमेंट करते हमें रहिए। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।